यस, हेड इज एट फाइनल पॉइंट। उन वेक्टर को बोलते हैं पोलर वेक्टर, जो जनरली अब तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद में बच्चों आता है एक्सियल वेक्टर। क्या आता है? एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना? हाँ, तो एक्सियल वेक्टर की बात करते हैं, आ जाओ। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? हम बोलेंगे, जैसे मान लो बच्चों, कई बार कोई बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे डिस्क है, ये ऐसे रोटेट कर रही है। कैसे? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये डिस्क है और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। कैसे? ऐसे। ठीक है ना बच्चों? ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है। तो जब भी कभी ऐसे कोई बॉडी रोटेट कर रही है, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, व्हाटएवर, कोई गेट, दरवाजा, तो जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करती है उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड की उंगलियां ले लेना, ऐसे। तो जो थंब होगा, ये इस एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। ये इस एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। समझ में आया? तो कोई बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रही होगी तो थंब हमारा एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। समझ में आया? हाँ, तो हम बोल सकते हैं thumbs gives us direction of axial vector. Thumb gives us डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। समझ में आया? हाँ, यस, thumbs gives us डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। यस, राइट हैंड को आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में रोटेट करोगे तो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। तो बच्चों ये एक्सियल वेक्टर है इसका। ये वेक्टर वो होते हैं जिनका रोटेशनल इफेक्ट होता है। क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट। थोड़ा सा समझना, ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर आ जाएगी। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर कोई डिस्क है सर, वो ऐसे रोटेट कर रही हो, तो जैसे ऐसे, और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो बताओ एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? जल्दी बताओ, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? जल्दी बताओ। शाबाश, शाबाश बच्चों। ऊपर या नीचे? जल्दी बताओ, ऊपर या नीचे? शाबाश बच्चों। नीचे, यस। आप कैसे हाथ उंगलियां कैसे घुमाओगे? ऐसे। तोड़ नहीं देनी है, मैं फिर से कह रहा हूं, तोड़नी नहीं है उंगलियां, कभी ऐसे घुमाने लग जाओ। तो तुम्हारा थंब की जो डायरेक्शन होगी वो देखो किधर है। ऐसे घुमाओगे जब, राइट हैंड की, राइट हैंड याद रखना, राइट हैंड दिमाग में। तो बच्चों ये हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया? यस, ओके। तो इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। ये आ गई, अच्छी बात है। अब उसके बाद में बच्चों आता है इक्वल वेक्टर्स। नाम से ये इक्वल। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं सेम डायरेक्शन हो जिनकी, एंड सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड। समझ में आया? क्योंकि वेक्टर में बच्चों दो चीजें देखी जाती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर वो इक्वल वेक्टर है तो इट मींस दे शुड हैव सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। कैसे? देखो, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर इफ एंड ओनली इफ
magnitude of A is equals to magnitude of B, and direction of A is equals to direction of B. Direction of B. समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी. बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. शाबाश. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? नो. अच्छी बात है. अब इसके बाद में बच्चों तीसरा जो आता है वो हमारा आता है पैरेलल वेक्टर. क्या आता है? पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर वही होते हैं जिनकी सेम डायरेक्शन हो. बस बच्चों एक्सियल वेक्टर का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, सिर्फ इसकी डायरेक्शन दी जाती है. ठीक है? और इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता. इसको सिर्फ ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई हाँ ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है. बेसिकली इसका रोटेशनल इफेक्ट होता है. और जितनी ज्यादा तेज रोटेट करेगा, मान लो आप एंगुलर स्पीड की बात कर लेते हैं, तो जितनी ज्यादा तेज से कोई बॉडी रोटेट करेगी उतना ही ज्यादा उसका ओमेगा होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा. स्लो स्लो रोटेट करेगी कोई बॉडी तो उतना ही ज्यादा उसकी एंगुलर स्पीड होगी, उतनी कम उसकी एंगुलर स्पीड होगी और उतना ही कम इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा. समझ में आया? हाँ, अच्छी बात. ओके. हाँ, इनका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता एक्सियल वेक्टर का. पैरेलल वेक्टर क्या होता है बच्चों? दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन ओनली. सेम डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो चाहे ना हो, अगर डायरेक्शन सेम है then they are said to be parallel vector. जैसे A वेक्टर मान लो ये है और B वेक्टर ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तब भी ये पैरेलल वेक्टर कराएंगे. दूसरी बात, क्या सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं? हाँ. तो हम लिखेंगे all equal vectors are said to be पैरेलल. में बच्चों आगे से ऐसे भी लिखूंगा तो घबराना नहीं है किसी ने. ऐसे भी लिखते हैं पैरेलल. ठीक है? सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है? धीरे धीरे शॉर्ट चीजें यूज करना सीख जाओगे. एक बार में नहीं, पर धीरे धीरे कर पाएंगे. बट आपसे कोई पूछे ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, बट क्या ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर? बताओ, ऑल पैरेलल वेक्टर्स क्या इक्वल वेक्टर होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्या ऑल पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं? जल्दी बताओ बच्चों. नो. क्योंकि वही पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम है. वही पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम है. समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. अब उसके बाद में बच्चों आते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर. एंटी पैरेलल वेक्टर. एंटी पैरेलल वेक्टर वो होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो. क्या हो? डायरेक्शन अपोजिट हो. दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन. ये नेसेसरी कंडीशन. ठीक है? यस. तो अगर ए वेक्टर ये है
और बी वेक्टर ये। These two are anti-parallel vector. These two are anti-parallel vector. समझ में आया? देखो पैरेलल वेक्टर में बच्चों दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो वो भी पैरेलल वेक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैरेलल नहीं है। ये वेक्टर मान लो P और ये Q, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर है और ये इक्वल वेक्टर भी है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल वेक्टर। समझ में आया? नीचे एंटी पैरेलल वेक्टर, दोज वेक्टर व्हिच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें भी मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो, इफ दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे मान लो बच्चों एक ए वेक्टर ले लिया हमने, तो -1 इधर लिखेंगे, जल्दी बताओ -1 कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? यस, दैट इज -. These two are anti-parallel vector. Negative of vector and the vector both are anti-parallel to each other. Negative of a vector and the vector both are anti-parallel to each other. समझ में आया? अच्छी बात। अब आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर ऐसे ये टाइम पास चीजें, बस थोड़ा तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ टर्मिनोलॉजी दिमाग में रहे। किसी का नाम से बोले तो बोले कैसे बोले, नाम से ही बोलोगे ना। किसी को ओए करके बोलते, कई बार किसी का नाम नहीं पता तो ऐसे करते रहते ना, ओए ए दादा है, यही बोलते हैं ना। अब वो दादा दादा बोलोगे तो पता नहीं कितने दादा देख लेंगे तुम्हें, हाँ भाई बता क्या करता क्या करता, तो नहीं वो वाला दादा। तो इसलिए थोड़ी टर्मिनोलॉजी की जरूरत होती है। नाम पता होगा सीधा बोलोगे रामलाल दादा, है ना, राम प्रकाश दादा, जो भी। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बच्चों? कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, यहां पे L2 लगा लेना, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन के अलोंग लाई करते हैं। दोज वेक्टर which are lies on the same line, lies on the same line। अब सेम लाइन पे कैसे, देखो ध्यान से। मान लो हमारे पास ऐसे मैंने लाइन खींची, सेम लाइन पे ऐसे भी लाई कर सकते हैं, ए ऐसे हो और बी भी ऐसे हो, ये भी क्या है कोलिनियर। दूसरा ए ऐसे हो या पी ऐसे हो, पी वेक्टर ऐसे हो, क्यू वेक्टर ऐसे हो, ये भी तो कोलिनियर वेक्टर है। तो मैं बोल सकता हूं which are lie along the same line are said to be collinear vector and the angle between them may be 0 degree and 180 degree। समझ में आया? एंगल बिटवीन देम मे बी 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके ओके, कुछ भी हो सकता है, 180 डिग्री भी और 0 डिग्री भी। तीसरा आता है बच्चों हमारे पास जीरो वेक्टर। अब कई बार बच्चे बोलेंगे सर ये जीरो वेक्टर क्या हो गया? बच्चों ओवरलैप भी कर सकते हैं पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं, ये दो वेक्टर है, ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये दूर दूर भी हो सकते हैं। ऐसे अगर ये सेम लाइन के अलोंग लाई करेंगे, ये ऐसे भी हो सकते हैं, दूर दूर भी, टच में ना हो, ठीक है, समझ में आया ना। और ये ऐसे भी हो सकते हैं, आपको बता देता हूं, ये भी कोलिनियर। तो जरूरी नहीं है एक दूसरे के ऊपर लाई करें, एक लाइन के अलोंग लाई करें। जीरो वेक्टर, अब मान लो आपसे कोई बोले
मैं इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, तो फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ बच्चों, वेक्टर है ना? हाँ, पर जब मैं इस ब्लॉक के ऊपर 0 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तब क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी? रहेगी भाई। बस वो अलग बात है, इसको मैं बोल दूंगा जीरो वेक्टर। क्या बोल दूंगा? जीरो वेक्टर। विच हैव डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज जीरो, समझ में आया? ठीक है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो उसको क्या बोल देते हैं? जीरो वेक्टर। समझ में आया? मैं इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, तब भी वो फोर्स वेक्टर थी। बताओ बच्चों, शाबाश। जब मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा था तब फोर्स वेक्टर थी, जब 0 न्यूटन लगाऊंगा तब भी तो फोर्स वेक्टर होगी। बट वो अलग बात है, इस वेक्टर क्वांटिटी को मैं बोल दूंगा जीरो वेक्टर। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? बस तो फिर क्या दिक्कत, कर लोगे। उसके बाद में बच्चों आता है यूनिट वेक्टर, जो मैंने आपको करवा दिया है। नहीं करवाया, सॉरी नहीं करवाया, यूनिट वेक्टर नहीं करवाया ना सर। जीरो वेक्टर प्लीज फिर से एक्सप्लेन। जीरो वेक्टर बेटा, जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हो, है ना, तो उसको आप वेक्टर तो बोलोगे ही बोलोगे, बट एग्जैक्टली उस टाइम पे उसकी वैल्यू जीरो है। जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हो, अब आवाज अच्छी आ रही है? हाँ, अब अच्छे से आ रही है बेटा आवाज? अब बताओ, राइट नाउ बताओ, जल्दी बोलो, शाबाश, जल्दी बोलो सभी, जल्दी बोलो, शाबाश। ओके बच्चों, मान लो अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं अपनी, सभी ध्यान से देखेंगे। गाड़ी चला रहा हूं मैं अपनी, मेरी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है? कोई मेरे से पूछे, मैं बोलूंगा 5 मीटर पर सेकंड भाई, 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या मेरी गाड़ी की वेलोसिटी पूछी तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी थी? क्या मेरी गाड़ी की वेलोसिटी पूछी तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी थी? वही बता रहा हूं साक्षी महाजन, वही बता रहा हूं अभी, जीरो वेक्टर ही है ना। बट अगर मान लो मैं गाड़ी रोक लेता हूं, तो अब मेरी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो हो गई ना। बट क्या वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर? वेक्टर। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? जीरो वेक्टर बोलूंगा ना? अरे जीरो वेक्टर बोलूंगा ना? हाँ कि ना? तो उसको मैं उस इंस्टेंट पे जीरो वेक्टर बोल सकता हूं, है तो वही वेक्टर क्वांटिटी। आदमी जिंदा हो चाहे मरा हो, आदमी आदमी होता है, ऐसा नहीं ये बोलोगे कि आदमी नहीं है मरने के बाद में। अरे बैल थोड़ी बन जाता है, होता तो आदमी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड चाहे जीरो हो जाए। समझे या नहीं समझे? है भाई? अरे समझे मेरी बात को? पर हाँ ये बोल सकते हो कि वो जीरो वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगी। जब जीरो वेलोसिटी हो जाएगी तो वो जीरो वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएगी। बस और क्या है। आगे चले, आगे चले क्या बच्चों? यस। तो मैंने शायद आपको ये बोला था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करवाऊंगा मैं। क्या करवाऊंगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। आ जाओ तो बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना इन चीजों को जो अभी बोलूंगा मैं। मान लो आपसे कोई बोले
आपसे कोई बोले beam is moving with speed 5 meter per second, with speed 5 meter per second, ठीक है, with speed 5 meter per second. Okay. In a direction ध्यान से समझना अच्छे से, यहीं से हम अप्रोच करेंगे. डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जल्दी बताओ. तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जल्दी बताओ. शाबाश. तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जल्दी बताओ. शाबाश. अरे बोलो शाबाश बच्चों. रिप्रेजेंट कैसे करोगे. कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने वेक्टर बनाया 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना. तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तो पता है ना. ये भी बताऊं, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है. हाँ, तो बच्चों 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और 37 डिग्री का एंगल बनाओ नॉर्थ की साइड. ये वेक्टर होगा. समझ में आया. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 मीटर या 5 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया. जब ये क्वांटिटी 5 होगी, ये 37 डिग्री का एंगल होगा, तो क्या ये 3 होगा. आप बताओ बच्चों, क्या इसकी वैल्यू 3 होगी, क्या इसकी वैल्यू 4 होगी, जल्दी बताओ. चलो किसी को नहीं पता भाई, आपको नहीं पता था, मैं बताता हूं. आप एक ऐसी इमेजिनरी ट्रायंगल मान लो, राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये क्या आ जाएगा, क्या दिस इज बेसिकली, अगर मैं इसको लिखूं v इज टू एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में, तो दिस इज बेसिकली x, और x की वैल्यू आएगी 5 cos 37 राइट एंगल ट्रायंगल में, और y की वैल्यू क्या आएगी 5 sin 37. तो इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करोगे आप, दैट इज v इज टू 5 cos 37 I कैप प्लस 5 sin 37 j कैप. तो v को आप लिखोगे 5 इंटू कोस 37 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ. कोस 37 की वैल्यू क्या आएगी. कोस के केस में एंगल छोटा तो ऊपर साइड बड़ी, मतलब 4, नीचे 5. अरे यही तो था, आप लोगों ने पढ़ा होगा. अरे कल बताया था ना पिछली क्लास में. ये 37, तो ये 3, ये 4 और ये 5. कोस 37 की वैल्यू क्या होगी 4/5 आई कैप प्लस 5 इंटू साइन 37. साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 जे कैप. सोल्व करोगे आप तो आपको नजर आएगा v इज टू 4i 3j. v इज टू 4i 3j. समझ में आया. v इज टू 4i 3j. अरे वही तो हो गया. x के लॉन्ग कितना मूव किया 4, y के लॉन्ग कितना मूव किया 3, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5. समझ में आया नहीं आया, सारा खेल खेल दिया ना. यस, अच्छी बात, मेरे को भी अच्छा लगा, है ना. फिर से लिख रहा हूं,
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया? आया नहीं आया? बस तो फिर क्या दिक्कत? कोसिकेंड थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, सिकेंड थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर लेना और सोल्व कर लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब बच्चों आगे बात आती है, आपको करना है, आपको करना है अभी, आपको एक वेक्टर क्वांटिटी का रिजोल्यूशन करना है। रिजोल्व करो इसको। ट्वेंटी न्यूटन फोर्स है, 37 डिग्री के एंगल पे लगे। रिजोल्व करो इसको, शाबाश। और वेक्टर के फॉर्म में लिखो, अरे वेक्टर की फॉर्म में लिखो इसको, रिजोल्व करो। राइट डाउन इट इन आई जे के फॉर्म। राइट डाउन दिस वेक्टर इन आई जे के फॉर्म। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, शाबाश। आप क्या करोगे, ध्यान से देखना है सभी ने। ये हो गया y, ये हो गया x। ध्यान से देखना, y की वैल्यू क्या आएगी? 20 कोस, ये ट्रायंगल देखोगे, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया ना, और ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या आएगी? 20 कोस 37। x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 साइन 37। समझ में आया? यस, बिल्कुल, अच्छी बात है। तो आप लिख दोगे इसको, वेक्टर, मान लो न्यूटन है, फोर्स है, तो F को लिख दूंगा, ध्यान से देखना, 20 कोस 37 किसके अलोंग? प्लस जे के अलोंग, है ना? यस। फिर देखो, हाँ, फिर 20 साइन 37 किसके अलोंग? जल्दी बताओ। अरे माइनस आई के अलोंग। यस, तो आप लिखोगे 20 कोस 37 की वैल्यू क्या आएगी? 4/5 जे कैप। ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस 20 साइन 37, साइन 37 की 3/5 आई कैप। बच्चों ये जे है, याद रखना, ठीक है? हाँ, तो इसको लिख दोगे। अब इसको पहले लिख देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई ये करोगे तो कितना गया? 4। ये भी गया 4 से, तो कितना हो गया? माइनस का 12 आई कैप प्लस का 16 जे कैप। समझ में आया या नहीं आया? माइनस का 12 आई कैप प्लस का 16 जे कैप। समझ में आया या नहीं आया? एफ क्यू बेटा फोर्स है, इसलिए हमने अजम्पशन मान लिया कि इसको लेट एफ मान लेते हैं। आप कुछ भी मान लो, इसको रामलाल मान लो, कामलाल मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, ए मान लो, बी मान लो, वट एवर जो आपको मानना है, कुछ भी मान सकते हो, बी सी डी पी क्यू आर एस, कुछ भी। मैंने एफ इसलिए माना क्योंकि फोर्स है, तो एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, थोड़ा पता रहे फोर्स है, क्योंकि न्यूटन में लिखा है मैंने वहां पे। अब देखो फिर से दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार बता रहा हूं, ये ट्रायंगल 3753 की, ये 37 है,
सबसे बड़ी साइड 50 होगी, सॉरी 5 होगी, ये 4 और ये 3, समझ में आया? तो यहां पे साइन 37 की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? ये हाइपोटेनस क्या है? जल्दी बताओ। ये कोस 37 देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर बेस क्या है? ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहां पे? ये हाइपोटेनस क्या है? 5, तो 4/5। समझ में आया सभी को? अरे किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? रिप्लेस कहां पे किया बेटा? रिप्लेस नहीं किया है, वो आई पहले लिखते हैं इसलिए आई लिख दिया, बट आप ध्यान से देखो 4 3 12 आई, तो यहां पे आगे लिखा है, वैसे इसको आगे करके लिख दिया, इसको पीछे, क्योंकि आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं तो आई पहले लिखते हैं इसलिए हमने लिख दिया। समझ में आया? आई को पहले लिखते हैं सीक्वेंस में, जे को फिर के को, वो अच्छा लगता है थोड़ा। ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लिख ऐसे भी सकते हो, पहले जे के फिर आई, कोई गलत नहीं बोल सकता, पर जनरली लिखते हैं तो इसलिए लिख दिया। समझ में आया? आया क्या बच्चों? जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों, जल्दी बोलो। आया ना? अच्छी बात है। तो बेसिकली मैं आपको लिखूं, अगर आपको कोई भी वेक्टर आई जे के की फॉर्म में लिखना है तो मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, बार बार नहीं बताऊंगा। कोई वेक्टर है हमारे पास, बेटा कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये आई का कोफिशिएंट साइन 37 क्यों आ गया? बेटा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बात ये है कि एंगल किसके साथ बन रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दूसरा तरीका सुन लो इसको रिप्रेजेंट करने का। क्या मैं इस एंगल को 53 लिख सकता हूं? और क्या मैं ऐसे भी जा सकता हूं इस तक? तो क्या लिखूंगा अब? आई के लॉन्ग हो जाएगा मेरा 20 cos 53। अरे ये क्या हो जाएगा? 20 cos 53, एक्स की वैल्यू, हाँ कि ना? और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 sin 53। लिखोगे r इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 20 cos 53, किसके अलोंग? माइनस आई के अलोंग, प्लस 20 sin 53 किसके अलोंग? प्लस जे के अलोंग। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, घबराना नहीं है, आपको एंगल पता होना। समझ में आएगा वेक्टर को किन दो तरीकों से लिखा है मैंने? बच्चों बताओ, शाबाश, समझ में आया किस तरीके से लिखा है वेक्टर को? क्या दोनों तरीके समझ में आए? जल्दी बताओ बच्चों, क्या दोनों तरीके समझ में आए? आए ना? तो रटना नहीं है कि उसका कंपोनेंट एक्स कोस थीटा आएगा या साइन कोस थीटा आएगा या कुछ भी आएगा। हाँ, जनरली जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस के साथ बना दिया जाता है तो आता है। कैसे, मैं बताता हूं। जनरली जो होता है, मान लो हमारे पास एक एम मैग्नीट्यूड का वेक्टर और उसका वेक्टर थीटा एंगल बनाता है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में। किसके साथ में? एक्स एक्सिस के साथ में। तो बच्चों जो ये कंपोनेंट होता है ये हमारा आ जाता है एक्स इक्वल्स टू एम कोस थीटा। जनरली होता है, मैक्सिमम टाइम यही मिलता है आपको, पर रटना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और ये होता है y इक्वल्स टू एम साइन थीटा। तो जब किसी भी वेक्टर को आप
वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे एम वेक्टर इज बेसिकली एम कोस थीटा आई कैप प्लस एम साइन थीटा जे कैप। समझ में आया क्या? जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चों। कोई वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है तो ये एक्स होगा उसका और ये वाई होगा, और ये एक्स होगा वो एम कोस थीटा हो जाएगा और वाई होगा एम साइन थीटा हो जाएगा। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? बिल्कुल, अच्छी बात है। तो सभी बच्चे अपने ट्राई करना घर पे। कुछ एक वेक्टर मैं बना के दे देता हूं आपको, उन्हें एक्स वाई आई जे के की फॉर्म में लिखना है। इसकी फॉर्म में लिखना है आई जे के की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो जल्दी आ जाओ। ठीक है ना, इसको लिखना है आई जे के की फॉर्म में। दूसरा वेक्टर देखो, इसको लिखना है आई जे के की फॉर्म में। रेड से रिप्रेजेंट कर दो, खुश हो जाओगे। ठीक है, ये दो वेक्टर हो गए। तीसरा वेक्टर देखो बच्चों, इसको भी लिखना है आई जे के की फॉर्म में। चौथा वेक्टर है, ठीक है ना, इसको लिखना है आई जे के की फॉर्म में। ठीक है, तो लिखते रहो, क्या जा रहा है। पांचवा वेक्टर है, इसको लिखना है आई जे के की फॉर्म में। घर से करके लाना है, मैं नहीं करवाऊंगा यहाँ पे एक भी, पहले बता रहा हूं। यस, इसको लिखना है आई जे के की फॉर्म में। फोर्स ही मान लो इसको, वेक्टर क्वांटिटी वैसे मीटर पर सेकंड भी, एक्सीलरेशन भी, कुछ भी हो सकता है, पर ये मान लो। कर लोगे या नहीं कर लोगे बच्चों? अरे घर से कर लोगे ना इनको। राइट डाउन दीज वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ आई जे एंड के। ओके, हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। ओके, चलो आगे चलते हैं। आ जाओ आगे बच्चों। आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। नाम ये यूनिट, यूनिट मतलब वन। ठीक है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1, है ना? यस, अच्छी बात। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक वेक्टर है, ओए होए, मेरे पास एक वेक्टर है, ये 5 न्यूटन मान लेता हूं मैं अभी, और 5 न्यूटन नहीं मानूंगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानूंगा। एक्सेलरेशन मान ले, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 37 डिग्री के एंगल पे, है ना? तो मैं आपसे बोलूं, जब आपको ये वेक्टर नजर आया तो यहाँ पे क्या इसको डायरेक्शन भी नजर आई? आप क्या आपको इसकी डायरेक्शन भी नजर आई या नहीं आई? और शायद आपको इसका मैग्नीट्यूड भी नजर आया होगा। आया या नहीं आया? आया ना? हाँ, अच्छी बात। इसकी आपको डायरेक्शन भी नजर आई, इसका मैग्नीट्यूड भी नजर आया। आपसे मैं पूछूं, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी?
ये एक्स है इसका और ये वाई है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 cos 53, मतलब ये आ जाएगा 4। वाई है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल के देख लो एक बार भाई साहब। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5 cos 37, इसकी वैल्यू आएगी 4। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 sin 37, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। समझ में आया नहीं आया? आया। अच्छी बात है भाई, हमें भी पसंद आया। तो बच्चों बेसिकली जब इसको आप आई जे के की फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j लिख दोगे ना, बिल्कुल। अब यहां पे आपको वेक्टर भी नजर आ रहा है, और वेक्टर नजर आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड भी नजर आ रहा है और डायरेक्शन भी नजर आ रहा है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, है ना? तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं आपसे पूछूं तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी बताओ। क्या वो होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या वो हो जाएगा 5, है ना? तो बेसिकली कोई भी वेक्टर हो हमारे पास में ए, दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन। ऐसे होता है, कोई भी वेक्टर होता है उसमें दोनों चीजें होती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन, है ना? हाँ। तो बच्चों जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मेरे को अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है तो मैं क्या करूंगा, जल्दी बताओ। इसको तो अभी भूलो, इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है तो क्या करूंगा, मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, है ना? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, करके देखूं, देखते हैं फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है या नहीं। इसका मैग्नीट्यूड था 5, मैंने निकाल दिया, तो आ गया 4/5i, एक वेक्टर बन गया हमारे सामने, प्लस 3/5j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। ये वेक्टर, इसको जो हमने ये डिवाइड करके निकाला, मैंने इसको नाम दे दिया बी वेक्टर नाम दे दिया। क्या जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को, तो आप लिखोगे 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, सम करोगे तो आ जाएगा 16/25, 9/25 दैट इज 25, 25/25 दैट इज 1। हाँ कि ना? अरे आया नहीं आया? तो बी वेक्टर क्या है बेसिकली, बी वेक्टर हमने कैसे निकाला, हमने पहले आर वेक्टर लिखा और नीचे उसका आर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, ऐसे ही निकाला ना। आर वेक्टर लिखा और डिवाइड कर दिया उसको आर के मैग्नीट्यूड से। अरे ऐसे ही किया या और कुछ और किया, ऐसे ही किया या कुछ और किया, जल्दी बताओ। अरे भाई बोल लो। अरे बच्चों एक वेक्टर था आर, हमने उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया, और वो उस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर। तो क्या इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है? हाँ। क्या इसकी डायरेक्शन उधर ही है जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर था? हाँ, डायरेक्शन वही है। तो ये बी वेक्टर जो आएगा इसको हम बोल देते हैं दिस इज द यूनिट वेक्टर along the direction of r vector. This is the unit vector along r vector. तो बच्चों इसको लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से। आपने देखा आई एक यूनिट वेक्टर था एक्स एक्सिस के अलोंग, आई कैप। जे एक यूनिट वेक्टर था जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग। के कैप था जेड एक्सिस के अलोंग। आर कैप आएगा वो आर के अलोंग। तो आर कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज गिवन बाय आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आया?
तो जब भी कभी आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उस वेक्टर को लिखोगे, डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो आप बोलोगे दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग R having magnitude is equals to 1। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आया ना? तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर लिखो, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो उस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? वो उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसी वेक्टर के अलोंग होगी जिसका ये यूनिट वेक्टर है। ये R का यूनिट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन R के अलोंग होगी। दूसरी बात, इसको मैं अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं R वेक्टर इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ R एंड R कैप। तो किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखना है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। समझ में आया? ऐसे लिखते हैं वेक्टर को, हाँ कि ना? समझ में आया ना? अरे हाँ कि ना? तो बच्चे कई बार पूछ लेते हैं, जैसे बच्चों आई के अलोंग या एक्स के अलोंग आई कैप होता है, वाई के अलोंग जे कैप होता है, जेड के अलोंग के कैप होता है, ये सब यूनिट वेक्टर होते हैं। सिमिलरली अगर कोई वेक्टर आर है हमारे पास तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आर कैप हो जाएगा। पिलाई थोड़ी। अरे जैसे x के अलोंग आई कैप होता है, y के अलोंग जे कैप होता है, z के अलोंग के कैप होता है, सिमिलरली r वेक्टर के अलोंग जो होगा वेक्टर यूनिट वेक्टर, याद रखना है कौन सा यूनिट वेक्टर, उसको कहते हैं r कैप। r के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? r कैप। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बच्चों मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं यूनिट वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी भी क्वांटिटी से, तो क्या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा? क्या मैं यूनिट वेक्टर को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। अमाउंट में बता रहा हूं, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को मैं, कोई एक यूनिट वेक्टर है उसको मैं किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा? जल्दी बताओ, शाबाश भाई। कैसे आएगा ये तो बताओ। मान लो एक 5 को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो 5 ही रहेगा। कुछ चेंज आया क्या? 5 को जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही रहा ना मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन मिल जाएगी, वो अलग बात। तो लिख लो, जब भी लिख लो, हम जानते हैं कि लिखो, हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई रिपीट, हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन भी होती है। लिख लिया? अच्छी बात है। अब लिखो, उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिख लो सेकंड पॉइंट,
जब भी किसी यूनिट वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी किसी यूनिट वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी और कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उस स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। और वो स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, और वो स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, शाबाश। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, शाबाश। अब देखो, थोड़ा समझा भी देता हूं। मान लो हमारे पास यूनिट वेक्टर था अभी 4/5 आई कैप, ऐसे ही था ना, प्लस 3/5 जे कैप, ऐसे ही था। हाँ, ये यूनिट वेक्टर था, तो मैं कैप से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। तो मैंने कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। आप बताओ किससे करूं? आप बताओ किससे करूं? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश। आप बताओ किससे करूं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किससे करूं? चलो 15 से कर दूं। देख लो, फिर स्क्वायर रूट नहीं कर पाओगे। स्क्वायर रूट नहीं कर पाओगे, फिर मेरे को मत बोलना। छोटी टर्म ले लेते, कोई 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, चलो छोटी। चलो इसको 5 इंटू आर कैप कर दिया मैंने, तो क्या आएगा? ऐसे आएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, तो 5 3 जा 15, 15/5 जे कैप, ऐसे आएगा ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इन दोनों का। तो पहले तो बताओ, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया? अरे 5 था, स्केलर था, वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्या वेक्टर क्वांटिटी बन गया? बन गया या नहीं बन गया? पहली बात, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड देखते हैं। अब मैग्नीट्यूड देखते हैं। वेक्टर तो बन गया, अब मैग्नीट्यूड देखते आ जाओ। चलो, अब लिखेंगे 5 मैग्नीट्यूड 20/5 का स्क्वायर प्लस 15/5 का स्क्वायर। सोल्व करो, शाबाश, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। 400/25 प्लस 225/25, 25 8 200, तो 25 16 जा, तो 16 आ जाएगा ये यहां पे, ठीक है। और ये 25 8 200, 25 आते 225, सॉरी 25 नहीं में 225 है ना। काट दोगे ना ऐसे, क्या बचेगा? 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25। मैग्नीट्यूड क्या है? 25। बताओ, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? अरे किसी यूनिट वेक्टर से 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड देख, वही है या नहीं? हाँ, और देख ऊपर देखेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी भी बन गया। और इसकी डायरेक्शन किधर है? इसके अलोंग। समझ में आया? आया नहीं आया? तो जब भी किसी कांस्टेंट को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर
बन जाता है और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के अलोंग हो जाती है और उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है जितना पहले था जब वो स्केलर क्वांटिटी थी। समझ में आया? आई रिपीट, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है और उसकी डायरेक्शन उस यूनिट वेक्टर के अलोंग हो जाती है, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता है जो स्केलर क्वांटिटी का पहले था। आया ना? बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। तो यूनिट वेक्टर लिख लो। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ऐसे लिख दिया जाए, इफ आई हैव सम वेक्टर लाइक a is equals to ax I cap plus ay j cap and az k cap, then you will write it as unit vector is basically magnitude of vector into unit vector। कैसे लिखेंगे? अरे ऐसे ही तो लिखेंगे, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बच्चों कर सकते हो? कर सकते हो ना? हाँ। थर्ड बात सुनो, थर्ड बात सुनो, ये तो यूनिट वेक्टर निकालना सीख गए। थर्ड बात सुनो ध्यान से, इसको ऐसे भी याद रखना है कि किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड, यहां से देखो, a इक्वल्स टू क्या है? ये वेक्टर इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू यूनिट वेक्टर लोगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ। तो आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर का। वेक्टर है की वैल्यू है 2i + 3j। फाइंड a कैप, फाइंड a कैप, या लिखेगा फाइंड यूनिट वेक्टर लोगे, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। निकाल लोगे क्या बच्चों? जल्दी बताओ, निकाल लोगे क्या? अरे बताओ भाई। बेस्ट तो विद 2i + 3j मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड? 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 अंडर रूट 13। समझ में आया? अरे कर लोगे ना? कर लोगे या नहीं कर लोगे? अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, याद रखना, दो यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर, तो क्या वो इक्वल वेक्टर होंगे? दो यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, क्या वो इक्वल वेक्टर होंगे? जल्दी बताओ। यस, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा और डायरेक्शन सेम है ना? तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल। अच्छी बात है, इंटेलिजेंट हो गए यार, है भाई? अच्छी बात है फिर तो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बाकी बच्चों कल पढ़ते हैं हम, ठीक है? यूनिट वेक्टर निकाल के लाना घर से, 2-3 दे देता हूं। इसका यूनिट वेक्टर निकालना, फाइंड ए कैप। बी वेक्टर ऐसे है, फाइंड बी कैप, एक ऐसे है, फाइंड सी कैप, फाइंड पी कैप। कर लाओगे ना घर से? बताओ बच्चों, कर लोगे? ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में।
बट एक बार ये मेरे को बता दो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ शाबाश। डाउट परेशानी दिक्कत, कोई भी बच्चा किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी हो पूछ सकता है। बच्चों बस ऐसे ही चलते रहो, गारंटी ले रहा हूं, डॉक्टर को डॉक्टर बना दूंगा और इंजीनियर को IITian बना दूंगा। बाकी इंजीनियर तो खूब घूमते हैं, पर IITian अलग होता है ना। हाँ ओके बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन। योगी अटेंडेंस ले लेना, ले ली क्या? ठीक है फिर तो योगी अटेंडेंस ले लिया पहले ही, ठीक है फिर।